बबलू, विशाल और विकास तीनों काफी जिगरी दोस्त थे। कोलकाता में रहते थे। तीनों की कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी और तीनों बेरोजगारी एंजॉय कर रहे थे। एक दिन की बात है, बातों बातों में विशाल बोला, यार तुम लोगों ने भानगढ़ फोर्ट के बारे में सुना है? काफी कुछ सुना है मैंने उस फोर्ट के बारे में। राजस्थान में है, काफी पुराना और भयानक फोर्ट है वो। लोगों का कहना है कि वो भूतिया फोर्ट है, इसलिए शाम के बाद सूरज निकलने से पहले उस फोर्ट में जाना अलाउड नहीं है। तभी बबलू मुस्कुराते हुए बोला, जी विकास जी, हमारा अगला डेस्टिनेशन वही है, भानगढ़ फोर्ट। मैं नहीं आऊंगा तुम लोगों के साथ। तुम लोग मुझे हर वक्त सताते रहते हो। वहाँ उस किले में कुछ सीरियस कर बैठोगे मेरे साथ? मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ। विकास को लगा कि वो मना कर देगा तो उसके दोनों दोस्त भी भानगढ़ की तरफ जाने का प्लान कैंसिल कर देंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। ठीक है, तुम्हें नहीं आना तो मत आओ, हम दोनों तो जरूर जाएंगे। ये सुनकर बेचारा विकास भी मान गया, क्योंकि वो अपने दोनों दोस्तों के बगैर अकेला नहीं रह सकता था। फिर तीनों ट्रेन में बैठकर राजस्थान की तरफ निकल पड़े। राजस्थान में बस और टैक्सी का सफर करते करते वे किले के सामने पहुंच गए। भानगढ़ फोर्ट काफी बड़ा और काफी लंबा फैला था। ऐसा लग रहा था कि वो सबको निगलना चाहता हो। काफी पुराना और लगभग खंडहर हो चुका है ये फोर्ट। तभी तो मैं सोचूं कि इस किले से लोगों की इतनी फटती क्यों है। फिर तीनों दोस्त टिकट लेकर अंदर किले में गए और घूमने लगे। किला अंदर से काफी विशाल और पुराना था। बड़े बड़े महल और उनके बड़े बड़े कमरे थे। पानी का एक विशाल तालाब था। राजा महाराजाओं की और बहुत सी पुरानी चीजें थी जो देखने लायक थी। काफी सारे देशी विदेशी पर्यटक किला घूम रहे थे। धीरे धीरे शाम हो गई और अचानक सिक्योरिटी गार्ड्स किले के अंदर आकर चिल्लाने लगे, चलो सब लोग, शाम हो गई है, अब इस किले में रहना अलाउड नहीं है। गार्ड की बात मानकर सब लोग बाहर निकलने लगे, लेकिन विशाल और बबलू का कुछ अलग ही प्लान था। हम एक काम करते हैं, आज रात इसी किले में रुकते हैं और देखते हैं कि इस किले के बारे में जो जो बातें करते हैं लोग, वह सच में सच है या अफवाह। नहीं नहीं, मरना है क्या? अरे कुछ नहीं होता, हम पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमें डरना नहीं चाहिए यार। चलो हम किसी कमरे में छिप जाते हैं। फिर बबलू और विशाल एक कमरे में भाग गए। तभी विकास ने देखा कि एक सिक्योरिटी गार्ड जो काफी हट्टा कट्टा और भयानक था, वो विकास की तरफ ही आ रहा है। विकास को समझ नहीं आया कि अब वो क्या करे। वो भागा और एक कमरे में छिप गया। किले का विशाल सा गेट बंद करा दिया गया और रात हुई। विकास एक कमरे में था। काफी घना अंधेरा था और विशाल को अजीब अजीब आवाजें आनी शुरू हो गई थी। बबलू, विशाल, कहाँ हो तुम दोनों? मुझे बहुत डर लग रहा है। विकास ने दोनों को कॉल लगाया, लेकिन उनका कॉल भी नहीं लग रहा था। तभी किसी ने विकास का मोबाइल खींचकर उसे किले से बाहर फेंक दिया। विकास ने सामने देखा तो उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके सामने खड़ा था एक भयानक भूत। विकास डर के मारे किले में इधर उधर भागने लगा तो किले में इधर उधर बस भूत ही भूत मंडरा रहे थे। दासियों के भूत, सिपाहियों के भूत, राजाओं के भूत, रानियों के भूत, और उन भूतों के बीच विकास काफी बुरी तरह फंस गया था। भूत विकास के पास आकर उसे जोरदार टक्कर मार रहे थे और उड़ रहे थे। विकास बस इधर उधर गिर रहा था और चीख रहा था, बचाओ, बचाओ। इधर किले के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा था। तभी विशाल और बबलू उसके पास आए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? भाग जाओ यहाँ से। विशाल रोते हुए बोला, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमने मजाक मजाक में हमारे दोस्त को बताया कि हम रात भर किले में रुकेंगे। उसे लगा सच में रुकेंगे। हम होटल चले गए, लेकिन वो होटल नहीं लौटा। प्लीज कुछ कीजिए। जो भी हो, किले का दरवाजा तो अब सीधे सुबह ही खुलेगा। बबलू ने काफी सारे पैसे गार्ड को दिए
और गार्ड मान गया। उसने किले का दरवाजा खोला और तीनों किले में विकास को ढूंढने लगे। विकास, विकास, क्या तुम हमें सुन पा रहे हो? तभी गार्ड पर अचानक एक भूत ने हमला किया और देखते ही देखते गार्ड भी एक भयानक भूत बन गया। बबलू बचो! गार्ड का भूत बबलू और विकास को मारने के लिए उनके पीछे भागने लगा। दोनों दोस्त उस भूत से बचने के लिए किले में इधर उधर भागने लगे। भागते भागते वो एक कोने में आकर छिप गए। तभी बबलू को वहां उस कोने में विकास बैठा हुआ दिखा। विकास, विकास, तुम होश में तो हो? विकास चलो यहाँ से, हम पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। बबलू और विशाल विकास को वहां से उठाकर अपने साथ किले से बाहर ले जाने लगे और किले के बंद दरवाजे के सामने आकर तीनों रुक गए। अरे ये दरवाजा तो बंद हो गया, अब हम क्या करें? अरे यार, किले से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता तो होगा ना? तभी अब तक चुपचाप खड़ा विकास अचानक से बोला, है, किले से बाहर निकलने का एक और रास्ता है। हैं? कौन सा रास्ता है वो? वो रास्ता है तुम दोनों की मौत। और अचानक विकास जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते विकास एक भयानक भूत बन गया। विकास, विकास, हम तुम्हारे दोस्त हैं, याद करो। दोस्त? मेरे दोस्त तो अंदर है। ऐसा मत बोलो विकास, सॉरी यार, हमसे गलती हो गई जो तुम्हारे साथ मजाक किया। विकास, अगर हम तुम्हारे दोस्त नहीं है तो फिर कौन है हम? पहचानो हमें। पहचान लिया तुम दोनों कौन हो। हैं? कौन है हम? तुम दोनों हो मेरा शिकार। ऐसा कहकर विकास ने बबलू और विशाल पर जोरदार हमला किया और दोनों को मार दिया। फिर विकास का भूत वापस वहां से अंदर अंधेरे किले में चला गया और हमेशा हमेशा के लिए भानगढ़ फोर्ट के राज में खो गया। पुरानी हवेली। आजमगढ़ में 400 साल पुरानी एक हवेली थी। लोग उसे अंग्रेजों के जमाने वाली हवेली कह के पुकारते थे। हवेली काफी पुरानी और सुनसान थी, इसीलिए कोई भी उस हवेली की तरफ नहीं जाता। बस आजमगढ़ के नशेड़ी, गंजेड़ी और बेवड़े लोग उस हवेली में दिन रात पड़े रहते थे, हंगामा करते थे। राजू दादा, कोई अंग्रेज अधिकारी इस हवेली में अपनी आइटम लेकर आया था, सच था क्या? भाई बोतल कसम, मेरे दादा ने बताया था। क्या औरत थी भाई वो, अरे आग थी आग, अरे मानो कपड़े में लिपटा सोना। जॉर्ज नाम का कोई अंग्रेज लेकर आया था उसे। दोनों प्यार करते थे, काफी दिन दोनों साथ रहे। फिर किसी काम से जॉर्ज को जाना पड़ा और वो वापिस ही नहीं आया। फिर उस लड़की का क्या हुआ? उसका क्या होना था है? कुछ दिन ऐसे ही हवेली में शराब पीकर पड़ी रही और फिर रोने लगी। गांव में आधी रात में घूमती थी भाई उसकी आवाज। तो क्या लोगों ने उसकी मदद नहीं की? अरे फटती थी लोगों की अंग्रेजों से। हवेली की परछाई में भी खड़ा नहीं रहता था कोई। ओ, फिर आगे क्या हुआ? अबे होना क्या था, नशे में पागलों की तरह चीखती चिल्लाती रही और फिर अचानक एक दिन उसकी आवाज ही शांत हो गई। वो क्यों? अबे हमारे जैसे आवारा लड़कों ने उसकी हालत का फायदा उठाया। अमावस की रात देखकर 4-5 हवेली के अंदर घुसे और उसकी इज्जत लूटकर उसे मारकर हवेली में दफना कर चले गए। तब से ये हवेली सुनी पड़ी है, ना जॉर्ज आया ना दूसरा कोई और। कहानी और शराब के प्रभाव से राजू के पंटर डर गए। रात भी काफी हो गई थी, अंधेरा था। छोटू ने माचिस जलाई, तभी कोई पीछे से आया और फूंक मारकर चला गया। ये फूंक किसने मारी? अबे फूंक कौन मारेगा, हवा से बुझ गई होगी। साला गिलास नहीं दिख रहा है ठीक से। छोटू ने फिर से माचिस जलाई। रोशनी में उसने देखा कि राजू के पीछे कोई लड़की बैठी उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। कौन है?
अबे कहाँ? अरे राजू दादा के पीछे। मेरे पीछे हैं? राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, उसके सामने एक लड़की का चेहरा आ गया। आ, 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 राजू दादा, क्या हुआ? राजू काफी डर गया था, फिर भी हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस डरा रहा था तुम्हें। चलो चलते हैं यार। क्या हुआ राजू दादा? लगता है तुम दोनों को चढ़ गई है। ऐसा कहकर बंटी ने नीचे अपनी बोतल देखी तो बोतल वहां नहीं थी। अरे मेरी बोतल कहाँ है? अरे हमें क्या पता, बोतल संभाल नहीं पा रहा और बोलता है चढ़ी नहीं। तभी बंटी ने देखा कि उसकी बोतल हवेली के दूसरे कमरे में रखी हुई है। क्या यार, क्यों खेल रहे हो मेरे साथ? वो देखो, बोतल उस कमरे में है। तो जाना लेकर आ। बंटी बोतल लेने के लिए दूसरे कमरे में आया। जैसे ही बोतल उठाकर वो पीछे मुड़ा, उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसके पीछे एक भयानक भूतनी खड़ी थी। भूत! भूतनी झट से रूप बदलकर एक खूबसूरत लड़की बन गई और बंटी के गले लग गई। डर के मारे बंटी की आवाज नहीं फूट रही थी। जॉर्ज, जॉर्ज डार्लिंग, आई लव यू। मैं जॉर्ज नहीं हूँ। छोड़ो मुझे। पता है तुम जॉर्ज नहीं हो, जॉर्ज तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। बंटी ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे जॉर्ज का भयानक भूत खड़ा था। बंटी चीख पाता उससे पहले ही जॉर्ज का भूत बंटी के शरीर में घुस गया और बंटी लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया। लड़की भी मुस्कुराते हुए भयानक भूतनी बन गई और फिर गायब हो गई। इधर राजू और छोटू बंटी को पुकार रहे थे। ए बंटी आना, ए बंटी बोतल मिली क्या रे? ए बंटी! लगता है बंटी वही बोतल के साथ लुढ़क गया। तभी बंटी बोतल लेकर आया। उसकी आंखें, उसका रवैया, सब कुछ बदल चुका था। बैठ बंटी। बंटी, तू हमको पागल समझता है? हाँ क्या रे साला, मैंने तुमको ये कहानी क्या सुनाई, तुम लोग मुझे ही बनाने लगे। ये माचिस बुझाकर बोलता है किसने बुझाई, तू बोतल उधर रख कर आया और फिर बोलता है बोतल किसने छिपाई। सब नौटंकी है साला। राजू दादा, झिलमिल की इज्जत लूटकर उसे दफना दिया उन लोगों ने। उसी रात जॉर्ज लौट कर आया और उसने झिलमिल को हवेली में दफनाया हुआ पाया। वह सह ना सका और उसने भी झिलमिल के साथ गाड़ लिया खुद को। अबे क्या बक रहा है? कौन झिलमिल? वही लड़की जिसे जॉर्ज हवेली में लेकर आया था। ये सुनकर राजू और छोटू जोर जोर से हंसने लगे। ए बंटी, माल फूक के आया क्या? हैं? अच्छा चल बता, किसने बताया तुम्हें ये? हैं? जॉर्ज ने बताया। हैं? जॉर्ज कहाँ है? मेरे अंदर। और झिलमिल कहाँ है? वो देखो, आपके पीछे। ये सुनकर राजू जोर जोर से हंसने लगा। ए छोटू, देख बंटी क्या बक रहा है। वो लड़की मेरे पीछे है। लेकिन छोटू को सांप सूंघ गया था। राजू दादा पीछे देखो। राजू ने पीछे देखा तो सच में उसके पीछे झिलमिल का भूत खड़ा था। राजू जोर से चिल्लाया। तभी पीछे से बंटी ने बोतल से राजू का सिर फोड़ दिया। कांच के टुकड़े टुकड़े हुए और राजू भी फर्श पर बिखर कर मर गया। ए बंटी, अरे ये क्या कर दिया तूने? हाँ? बंटी नहीं, जॉर्ज। तभी झिलमिल का भूत छोटू की तरफ बढ़ने लगा। छोड़ो मुझे, मत मारो, मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ। छोड़ो। मैं तो चाहती हूँ तुम यहाँ से जाओ ही मत। मतलब? झिलमिल का भूत छोटू के शरीर में घुस गया और अचानक छोटू का रवैया बदल गया। वो बंटी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में भर लिया। हमें इंसानी शरीर मिल गया झिलमिल। कितने साल तड़पे हैं एक दूसरे को छूने के लिए।
आज ये दो जिंदा शरीर मिल गए। अब हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। सालों साल इसी हवेली में साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। मुझसे और इंतजार नहीं होता जॉर्ज। चलो, मुझे बेडरूम में लेकर चलो। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में उठा लिया और वो छोटू को लेकर हवेली के अंदर वाले कमरे की तरफ निकल पड़ा। रेनू आंटी। कहानी है दिल्ली के मुखर्जी नगर की। मुखर्जी नगर में थी वृंदावन सोसाइटी। सोसाइटी में काफी सारे मिडिल क्लास लोग और उनके बच्चे मजे में रहते थे। अपने परिवार के साथ रहता था 24 साल का एक युवक प्रेम मन और तन से काफी सुंदर नौजवान था। इसीलिए सोसाइटी की सारी नौजवान लड़कियां उस पे मरती थीं। चाची के पास आलू पनीर की सब्जी छोड़कर गई थी, कैसी लगी? मुझे आलू पनीर नहीं पसंद। तो आज शाम को चाइनीज खाने चले? मुझे चाइनीज भी नहीं पसंद। प्रेम भैया, चलो सब आ गए हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। पागल कहीं का, इतना बड़ा हो गया है फिर भी बच्चों में खेलता है। एक दिन प्रेम अपने छोटे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। प्रेम भैया, इस बार सिक्सर चाहिए। हाँ गोलू, मेरा फोकस ब्रेक मत कर। बाप रे, अब बॉल कौन लाएगा? मैंने मारा है तो मैं ही लाऊंगा। ऐसा कहकर प्रेम बॉल लाने के लिए निकल गया और सारे बच्चे डर से बिल्कुल ठंडे पड़ गए, क्योंकि बॉल रीनू आंटी के घर में गई थी। रीनू ने बॉल प्रेम की तरफ बढ़ाया। प्रेम ने बॉल को पकड़ा, लेकिन रीनू ने बॉल छोड़ा ही नहीं। उसने प्रेम का हाथ पकड़ लिया। आंटी, क्या कर रही हो? प्रेम, रीनू वृंदावन सोसाइटी की अकेली औरत थी जो अकेली रहती थी। लोगों का कहना था कि वो जादू टोना करती थी। ओम ह्रीम ह्रीम पशुपटक स्वाहा, ओम ह्रीम ह्रीम पशुपटक स्वाहा। ऐसा नहीं था कि रीनू का पति नहीं था। कुछ सालों पहले रीनू का पति मनीष ही उसे सोसाइटी में लाया था, लेकिन 6 महीने बाद वो घर से चला गया और फिर रीनू के पास वापस कभी नहीं लौटा। रीनू दिन रात घर में जादू टोना करती थी। लोगों को उससे शिकायतें तो बहुत थी, लेकिन फिर मैं कहता हूँ छोड़ो उसे, करने दो उसे जो करना है। हमें कोई तकलीफ तो नहीं पहुँचा रही है ना? साफ साफ बात तो ये थी कि सोसाइटी के लोग रीनू से डरते थे। गर्मियों की छुट्टियों में प्रेम अपने परिवार से विदा लेकर पुणे में एक कोर्स कंप्लीट करने निकल गया। अच्छा मम्मी, मैं चलता हूँ। बेटा, ख्याल रखना अपना। प्रेम के जाने से सोसाइटी के 2 लोग अंदर से बहुत दुखी थे। एक थी शुक्ला जी की शालू और दूसरी थी रेणु आंटी। प्रेम प्रेम प्रेम। कुछ दिन बीत गए। शालू शादी होकर ससुराल चली गई और रेणु आंटी कहाँ चली गई, किसी को कोई खबर नहीं थी। अरे यार, बॉल वापस उसी घर में चली गई। अरे डरने की क्या बात है, चलो सब मिलकर ढूंढते हैं। घर पूरा खाली है, हमें हमारी सारी बॉल्स मिल जाएंगी। दिन प्रेम फिर से हमेशा के लिए वृंदावन सोसाइटी वापस चला आया। बरसात का मौसम था, सारे बच्चे स्कूल में थे। सोसाइटी काफी सुनसान थी। लगता है चिल्लर पार्टी अब बिजी हो गई है। प्रेम ऐसे सोचते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और प्रेम को खिड़की से कोई देख रहा था। जी हाँ, वो शालू नहीं थी, वो थी रेणु आंटी। प्रेम आ गया। अब मुझे मेरा प्रेम मिल जाएगा। इस बार मैं अपने प्रेम को पाकर रहूंगी। रात का खाना खाकर प्रेम अपनी बेडरूम में सो गया था। गहरी नींद में था काफी। उसने करवट बदली और किसी ने उसका माथा चूम लिया। दूसरे दिन सुबह हो गई। सारी सोसाइटी जाग गई थी, लेकिन प्रेम अभी भी बिस्तर में था। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना हल्का बुखार होने के बावजूद भी शरीर इतना कमजोर कैसे हो सकता है। अभी कुछ मेडिसिन दे देता हूँ, असर नहीं दिखा तो एडमिट कर देना। तू भूखी है ना,
मैं भी भूखी हूँ, हम दोनों भूखी हैं। आज रात मेरी भूख तो मिट जाएगी। तू देख ले, तुम्हें अपनी भूख का क्या करना है। और जैसे ही शाम हो गई, रेणु का घर जलने लगा। चाचा चाचा, उस घर को आग लगी है, बहुत सामान है उसमें। अरे तू कब गया था उस घर में? हम सब गए थे अपनी बॉल लाने। ठीक है, फायर ब्रिगेड को कॉल किया है मैंने, इतनी टेंशन मत लो। वैसे भी उस रेणु का तो पता नहीं, घर राख हो जाएगा तो सारी चिंताएं ही मिट जाएगी। थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड ने आकर घर की आग तो बुझा दी, लेकिन इधर प्रेम के घर में मानो आग का माहौल बन गया था। अजी सुनते हो, ये सांस ही नहीं ले रहा। क्या? अभी तो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। आप बातें क्या कर रहे हो? एम्बुलेंस बुलाओ जी। प्रेम बिस्तर में पड़ा ऐसा दिख रहा था मानो उसकी जान निकल गई हो, लेकिन उसकी जान निकली नहीं थी। वो बस खिड़की के पास खड़ी रेणु के साथ बातें कर रही थी। प्रेम कुछ बोलो ना। क्या बोलूं? क्या चाहती हो आप? क्यों बांध रखा है आपने मुझे? मैंने तुम्हें बांध रखा है क्योंकि मैं तुम्हें चाहती हूँ। लेकिन मैं आपको नहीं चाहता। बस एक रात चलो मेरे साथ। बस आज की रात तुम्हारा शरीर अस्पताल में रहेगा और तुम मेरे साथ शहर से बाहर। उसके बाद मैं खुद तुम्हें अस्पताल छोड़ने आऊंगी। प्रेम ने पीछे देखा तो उसका शरीर उसके परिवार वाले कब के अस्पताल लेकर गए थे। क्या सोच रहे हो प्रेम? मैं तुम्हारे लिए अपना घर संसार जलाकर खड़ी हूँ और तुम घर में अटके हो। ठीक है, इंतजार करो, बस मैं अभी आया। प्रेम अपने रूम से चलता हुआ घर से बाहर आंगन में आया तो उसने देखा कि रेणु का घर पूरा जला हुआ है। तभी रेणु आई और उसने प्रेम का हाथ पकड़ लिया। चलो चलते हैं। और फिर रेणु प्रेम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। शाम के समय प्रेम ने रेणु के साथ अपना घर, अपनी सोसाइटी छोड़ दी, बस एक रात उसके साथ बिताने के लिए। हाय रे मेरा बेटा, ए जी सुनो, आग ना दो, हमारा प्रेम जरूर आएगा, हमारा प्रेम जरूर आएगा। अरे इस पागल को चुप कराओ कोई, मेरा होश उड़ रहा है। आंटी संभालो खुद को, हमारा प्रेम अब कभी वापस नहीं आएगा। और प्रेम की चिता जलने लगी। देखते ही देखते आग भड़क गई और प्रेम का बस 2 दिनों का बीमार शरीर मौत के बाद आग से लिपट गया और रेणु आंटी के साथ गया हुआ प्रेम अपनों के पास कभी वापस नहीं लौट सका। पुनर्जन्म कहानी है पूना की एक मिडिल क्लास सोसाइटी की। 40 साल का अजीत अपनी पत्नी मंदा के साथ लंच खत्म करके मीठी मीठी बातें कर रहा था। मंदा, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है सारा बोझ हल्का हो गया। इसलिए तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना होगा। वो क्यों? साइकाइट्रिस्ट के पास जाने का आइडिया मेरा जो था। ये सुनकर अजीत रोमांटिक होते हुए बोला, ओह, तो तुम्हें थैंक यू चाहिए। मंदा डार्लिंग, आज रात भर थैंक यू देने का मन है मेरा। मंदा खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, तो जाकर बेडरूम में इंतजार करो, मैं दरवाजे बंद करके आती हूँ। अजीत बेडरूम की तरफ निकल गया और मंदा दूसरी तरफ निकल गई। बाहर के सारे लाइट्स और बाकी खिड़की दरवाजे अच्छे से चेक करने के बाद मंदा हॉल का दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि तभी अचानक मंदा को झट से किसी ने पीछे खींच लिया। वो था अजीत। क्या कर रहे हो? ये दरवाजा बंद मत करना। अजीत, तुम फिर से वही हरकत कर रहे हो। बहस मत करो, चुपचाप अंदर जाकर सो जाओ। मंदा कुछ भी नहीं बोली, वो सीधे बेडरूम की तरफ निकल गई। पागल औरत, कोई अपना घर के बाहर खड़ा हो तो दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए, उसे अंदर लेना चाहिए और फिर दरवाजा बंद करना चाहिए। मन्नू, अंदर आ जाओ। और अचानक बाहर से किसी ने हॉल में कदम रखा। वो था किसी 55 साल के बुढ़े का काफी भयानक भूत। अजीत,
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मन्नू, तुम ऑलरेडी अंदर ही हो। अजीत, तुम समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने पूछा क्या मैं तुम्हारे अंदर आ सकता हूँ? इधर बेडरूम में मंदा काफी अस्वस्थ होकर बैठी थी। उसने डॉक्टर मनीष को कॉल किया। अब हेलो सर, मैं मंदा बोल रही हूँ। हाँ मंदा जी, बोलिए। अजीत फिर से बहक गया है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो घर का दरवाजा बंद ही नहीं करने दे रहा। डोंट वरी, उसे जो करना है उसे करने दीजिए। हमारी ट्रीटमेंट काम करेगी, भरोसा रखिए। वो कुछ नहीं करेगा, थोड़ी सी मनमानी और फिर थक कर सो जाएगा। आपने मेडिसिन दी है ना? मेडिसिन का नाम सुनते ही मंदा का दिल अचानक बैठ गया। हे भगवान, सारी मेडिसिन तो अजीत के पास है। अजीत, अब मैं आ गया हूँ। पिछला जन्म इस जन्म से मिल चुका है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ तुम्हारी इस जन्म की आत्मा कितनी तड़प रही है अंदर। लेकिन चिंता मत करो, एक एक करके मैं उस आत्मा की सारी पहचान मिटा दूंगा, बिल्कुल इस मेडिसिन की तरह। अजीत के पीछे मंदा काफी भयभीत खड़ी थी। अजीत, पीछे मत देखो। मन्नू, मंदा आई है, मुझे उससे बात करने दो। नहीं, उसे नहीं देखना है। मन्नू प्लीज, मैंने तुम्हें अपने घर और शरीर में जगह दी क्योंकि मैं तुम्हें पहचान गया। तुम मेरा पिछला जन्म हो, लेकिन इस जन्म का भी तो मेरा कोई अस्तित्व है। मंदा मेरी जिम्मेदारी है। अजीत, ये क्या चल रहा है? मंदा, तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बेडरूम में आकर मिलता हूँ। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम पागल हो गए हो। सारी दवाइयाँ जला दी। मैं डॉक्टर मनीष को कॉल करती हूँ, वही तुम्हारा इलाज करेंगे। ऐसा कहकर मंदा ने मोबाइल निकालकर कॉल किया और मन्नू गुस्सा हो गया। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मंदा बचाओ मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मंदा। मैंने मेरे पिछले जन्म को इस जन्म का शरीर दे दिया। अब वो मुझे फिर से 100 साल पीछे मेरी उस दुनिया में ले जाना चाहता है जिसे मैं शरीर के साथ छोड़ आया था। ये मनीष कॉल क्यों नहीं उठा रहा? मंदा, ये मन्नू मुझ पे हावी हो रहा है। मेरे सामने आओ मंदा, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। नहीं अजीत, वो सामने आ गई तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा। इतने सालों बाद मिले हो तुम मुझे, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मंदा बचाओ मुझे। डोंट वरी अजीत, मैं कुछ करती हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, अब मैं तुम्हें मिटा ही दूंगा। मंदा मेरे सामने आओ, मुझे ताकत मिलेगी। मुझे डर लग रहा है अजीत। मन्नू अजीत का शरीर लेकर पीछे मंदा की तरफ बढ़ने लगा और मंदा भाग पाती या फिर अजीत उसे बचाने के लिए जोर लगाता, उससे पहले ही उसने मंदा का गला पकड़ लिया। अजीत, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे छोड़ो। मन्नू छोड़ो उसे, मन्नू छोड़ो। मंदा और अजीत चीखते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मन्नू ने अजीत के हाथों से मंदा के गले पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत की और मंदा को तड़पा तड़पा कर मार डाला। जैसे ही मंदा की लाश नीचे गिर गई, अजीत को जोरदार सदमा पहुंचा। बस एक ही आखिरी चीख निकली अजीत की और उसके शरीर से अपनी आवाज चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। मंदा के साथ साथ अजीत भी शांत हो गया। अब बचा है सिर्फ मन्नू को दोबारा जन्म मिल गया। अब मन्नू अजीत को उसकी पुरानी दुनिया में ले जाएगा और वही करेगा
जैसे मन्नू चाहता था। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, मौसम बदल गया और बाहर से घर के अंदर एक औरत की आत्मा गुनगुनाती हुई अंदर आ गई। मन्नू, मेरे मन्नू, मन्नू रे, मेरे मन्नू। वो आत्मा मन्नू के सामने आकर खड़ी हो गई। सुजाता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जहाँ मन्नू वहाँ मैं। इस जन्म में भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं कर पाया मैं जिंदगी में। घर, संसार, बीवी, बच्चे, बस इतना ही नहीं था मन्नू। चिंता मत करो मन्नू, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो क्यों आई हो यहाँ? इस जन्म का अपना शरीर लेकर उस दुनिया में जाने के लिए जो तुम्हारी वजह से मैं जी नहीं पाई। इस जन्म का शरीर? हाँ, मंदा मेरा अगला जन्म है। उससे मारकर तूने उसका शरीर खाली कर दिया। अब मैं उसका शरीर लेकर निकल जाऊंगी। स्वार्थी औरत, मरने के बाद भी खुद के दम पर कुछ न कर सकी। जा, शरीर ले और निकल जा यहाँ से। आत्मा नीचे गिरे मंदा के शरीर में जाकर लेट गई और फिर शरीर के साथ उठ गई। चल मन्नू, अब मैं अपने रास्ते, तू अपने रास्ते, बोलकर भी अब दोबारा मिलना नहीं। और फिर दोनों मंदा और अजीत के घर से बाहर निकले और मंदा और अजीत का शरीर लेकर मन्नू और सुजाता अपने अपने रास्ते, अपनी अपनी दुनिया में निकल गए। वैलेंटाइन वाली रात कहानी है कोकमपुरा शहर की। सैम नाम का काफी जवान और हैंडसम लड़का ट्रेन से अपनी मौसी के शहर कोकमपुरा आ रहा था। ट्रेन स्टेशन पर रुकते ही मौसी ने सैम को अपने सीने से लगा लिया। पहली बार मेरे शहर आया है, अब मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। चिंता मत करो मौसी, पूरा फरवरी यहीं एंजॉय करूंगा। वैलेंटाइन डे का महीना है, तुम्हारे शहर से किसी न किसी लड़की को जरूर पटा ले जाऊंगा। सैम की बात सुनकर मौसी एकदम से कांप गई। कोकमपुरा में वैलेंटाइन नहीं मनाया जाता सैम। लेकिन सैम का ध्यान कहीं और ही था। अचानक उसका सिर चकराने लगा। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ बेटा? लगता है ये जगह, ये शहर मैंने पहले भी देखा है। नजरों को पता नहीं क्या क्या नजर आ रहा है। सिर दर्द से फटा जा रहा है। सैम की बात सुनकर मौसी हंसने लगी। अरे पागल, जिंदगी में पहली बार आया है तू यहाँ। रात भर सफर किया है, उसी का नतीजा है ये। फिर सैम मौसी के साथ मौसी के घर की तरफ निकल पड़ा। दूसरे दिन शाम के वक्त सैम ने मौसी के गैराज में एक बाइक देखी और मौसी को आवाज लगाई। मौसी! मौसी वहां आई तो सैम ने पूछा, ये बाइक आशीष भैया की है ना? सैम की बात सुनकर मौसी इमोशनल होकर बोली, हाँ, ये आशीष की ही बाइक है। मेरा आशीष बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था, भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया। मौसी रोने लगी और सैम भी भावुक हो गया। आशीष की बाइक लेकर सैम घूमते घूमते रोजी गार्डन पहुंचा। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस गार्डन से मेरा कोई पुराना रिश्ता है। मुझे गार्डन में जाकर देखना चाहिए। सैम एंट्री गेट पर पहुंचा, लेकिन वॉचमैन ने उसे रोक लिया। नया है क्या? पता है ना, वैलेंटाइन खत्म होने तक रोजी गार्डन नहीं खुलता। सैम ने वॉचमैन से काफी बहस की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सैम वापस बाइक के पास आया और अचानक उसने देखा बाइक में किसी ने गुलाब फंसा रखा था। गुलाब देखकर सैम खुश हो गया। चलो, यहाँ आकर कुछ तो अच्छा हुआ। रात भर सैम गुलाब को सूंघते हुए सोचता रहा कि गुलाब आखिर किसने फंसाया होगा। तभी गुलाब में उसे एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, सैम, कल शाम रोजी गार्डन में मिलो। दूसरे दिन सैम रोजी गार्डन पहुंचा, लेकिन वॉचमैन को देखकर आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई।
पता नहीं इस शहर को वैलेंटाइन से क्या एलर्जी है। तभी अचानक उसका हाथ पीछे से किसी ने खींचा और उसने देखा एक लड़की उसे खींचती हुई बगल वाले रास्ते से अंदर गार्डन में ले जा रही है। गार्डन आकर दोनों रुक गए। चैन की सांस लेने के बाद सैम ने देखा लड़की काफी खूबसूरत और मॉडर्न थी। ओह, तो तुम हो जिसने बाइक में गुलाब और गुलाब में लेटर छोड़ा था? मैं हूँ शर्वरी, तुम्हारी मौसी के बगल वाले बंगले में रहती हूँ। परसों तुम्हें आते देखा और देखते ही तुम पर फिदा हो गई। तुम्हें बताना चाहती हूँ यार, कितने हैंडसम हो तुम, सच्ची। ऐसा कहकर शर्वरी ने सैम को प्रपोज किया और इस प्रकार दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। वैलेंटाइन की हर शाम दोनों चोरी छिपे रोजी गार्डन में मिलने लगे। किस डे की शाम थी। काफी देर बातें करने के बाद शर्वरी ने सैम को अचानक से किस किया और कहा, कल वैलेंटाइंस डे है, कल हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। कल रात देर से आना और आशीष की कोई भी शर्ट पहन कर आना, समझे? शर्वरी के चूमने से सैम अपना आपा खो बैठा था। आधी रात गुजर चुकी थी। सैम आशीष के कमरे में उसकी शर्ट ढूंढ रहा था। मौसी वहां आई और उसने सैम को देख लिया। जरूर कुछ गड़बड़ है। घूमने के बहाने देर रात घर आता है और अब ये, मुझे इसे बाहर जाने से रोकना होगा। सैम, सैम, क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। सैम ने मौसी की तरफ देखा। उसका रवैया बदल चुका था। वो एकदम खूंखार बन गया था। हट जाओ माँ, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। सैम ने मौसी को धक्का दिया और मौसी एक दीवार से टकराकर बेहोश हो गिरी। आशीष का एक शर्ट सैम ने ले लिया और दरवाजा बंद करके मौसी को कमरे में कैद कर लिया। वैलेंटाइन की रात थी। सैम आशीष का शर्ट पहनकर गार्डन में शर्वरी के साथ बैठा था। वो अब पूरी तरह नॉर्मल था। ये बताओ, तुमने आशीष भैया की शर्ट क्यों लाने को कहा? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने आई हूँ आशीष। शर्वरी अचानक से भयानक भूतनी बन गई। सैम काफी डर गया था। भूत? डरो मत आशीष, मैं शर्वरी, तुम्हारी प्रेमिका। याद करो 20 साल पहले वाली वैलेंटाइन की रात। हम दोनों यहाँ अकेले बैठे थे। तभी संस्कृति रक्षक बने कुछ गुंडे आए और हम दोनों को मार दिया। तुमने तो सैम बनकर दूसरा जन्म ले लिया, लेकिन मैं बस तुम्हारा इंतजार करती रही, बस तुम्हारा इंतजार करती रही। ये क्या कर रही हो तुम? कौन हो तुम? शर्वरी के भूत ने सैम के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसके माथे पर किस किया। अचानक सैम शांत हो गया। फिर शर्वरी ने सैम को गले लगा लिया और अपने नाखूनों से उसका गला चीरकर उसे मार दिया। इस प्रकार शर्वरी ने दूसरा जन्म लेने वाले अपने वैलेंटाइन को मारकर वैलेंटाइन की रात ही हमेशा हमेशा के लिए उसे अपनी दुनिया में बुला लिया। ब्लडी विच। इंग्लैंड के 2 टाउन यॉर्क और हैम्स्टर टाउन को विभाजित करता ये खतरनाक सीवर एक भयानक बीच के लिए जाना जाता था। इस सीवर के उस पार यॉर्क टाउन था तो इस पार हैम्स्टर टाउन था। सीवर के घुमाव की वजह से रास्ते इतने फूटे थे कि अनजान व्यक्ति धोखा खा जाते थे। शायद इसीलिए वहां के लोगों ने इसी भूल भुलैया के चलते इसका नाम सर्किल सीवर रख दिया था। पर यह ज्यादा मशहूर था उस बीच के चलते। चांदनी रात फैली हुई थी। चार्ल्स सीवर के उस पार के किसी टाउन से लौट रहा था। चांदनी रात की रोशनी में उसने देखा बगुले पक्षी के जैसे सफेद वस्त्र में अप्सरा की तरह दिखने वाली एक युवती उसी की तरफ बढ़ी आ रही थी। उसने सीवर पार करने के लिए अभी अपना पैर ब्रिज पर रखा ही था कि ब्रिज के बीच पानी में अजीब सी आवाज उसे आसपास महसूस होने लगी। वो युवती करीब आ गई और चार्ल्स से बोली, मुझे जरा सहारा देकर सीवर पार करा दे तो बहुत मेहरबानी होगी। चार्ल्स अभी कुंवारा लड़का था। युवती के हाथों के स्पर्श से ही उसके तन में बिजली सी दौड़ गई। उसकी धड़कन बढ़ गई थी। वो बोला, आओ ना, संभल के मेरी बाह थाम लो। चार्ल्स बोला,
दोनों तरफ सीवर का पानी उधम मचा रहा था। युवती ने मुस्कुराते हुए उसकी कलाई अपनी कलाई में थाम ली। मगर ये क्या, चार्ल्स को लगा सैकड़ों कांटे एक साथ उसकी हथेली में चुभ गए हो। वो युवती की कलाई झटकते हुए दर्द से तिलमिला उठा। क्या हुआ, इतना तड़प क्यों रहे हो? युवती बोली। मगर चार्ल्स को काटो तो खून नहीं। वो डरता सहमता हकलाती आवाज में बोला, कुछ नहीं, पैरों में कोई चीज चुभ गई थी। कभी किसी से, मेरा मतलब है प्यार व्यार किया है या नहीं? युवती बोली। जी अभी तक तो ऐसा मौका नहीं मिला। चार्ल्स शर्माते हुए सर झुकाए बोला, कोई बात नहीं, आज जी भर कर प्यार करेंगे। ये रात रोज रोज कहाँ आती है। बेचारी चार्ल्स ने डर या कामुकतावश हामी भर दी। ब्रिज के बीच भाग में आते ही युवती ने अपने जिस्म को कपड़ों से आजाद कर दिया। कसी जांघों मदमाते जिस्म को देखते ही चार्ल्स आगे बढ़ा और युवती को अपनी बाहों में कसते हुए उस ब्रिज पर लिटा दिया। तभी एक तेज सनसनाती हवा उठी और उतने दायरे में अंधकार फैला गई। गीदड़ों की आवाजें तेज हो उठी। चार्ल्स युवती के बदन से खेल रहा था और वो युवती चार्ल्स की पीठ सहला रही थी। मगर ये क्या, अब युवती के वो खूबसूरत हाथ अचानक बदल गए। उनमें बाल उगने शुरू होने लगे और अंगुलियों में लंबे मोटे नाखून उभरने लगे थे। वो इस बीच अपनी असली अवस्था में आ गई थी। बड़ा भयानक काला सा चेहरा था उसका। तभी ब्रिज पर कुछ लोगों के चलने की आहट सुनाई दी। टाउन के कई लोग हाथों में टॉर्च लिए जोर जोर से चार्ल्स को आवाज देते इधर को ही आ रहे थे। लगता है तुम्हारे घर वाले हैं। ये नहीं आए होते तो आज हमारा संगम सदा के लिए हो गया होता। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, हम फिर यहीं मिलेंगे। चार्ल्स शायद उस बिच की असली सूरत से अभी भी अनजान था। इसी को कहते हैं हवस में अंधा हो जाना। वो बिच घबरा गई। उसने चार्ल्स को एक तेज झटका दिया और चार्ल्स एक तरफ लुढ़क गया और वो बिच खिसियानी हंसी हंसती वहां से गायब हो गई। चार्ल्स विक्षिप्त सा खड़ा था। तभी टाउन वालों के साथ उसका पिता हंट चार्ल्स को झकझोरता हुआ बोला, चार्ल्स, तुम यहाँ इस सीवर के बीच बने ब्रिज पर क्या कर रहे हो? तुम्हें शाम तक घर आना था ना। वो मैं रास्ता भूल गया था। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? डैडी मैं सच बोल रहा हूँ। चार्ल्स, तू नहीं जानता ये कितनी मनहूस जगह है। सब लोग चार्ल्स को घेरे उसे घर लाए। मगर चार्ल्स परिवार और टाउन वालों को अब हर रात परेशान करने लगा। वो सीवर की तरफ भागता, लोग उसे पकड़ कर लाते। टाउन वाले जान चुके थे कि सर्किल सीवर की बिच इस पर प्रभाव जमा चुकी है। एक दिन चार्ल्स का दोस्त मैक्स उससे मिला। यार, तू घर वालों को रोज परेशान कर रहा है, बात क्या है? लोगों में चर्चा है कि तेरे ऊपर सीवर की बीच प्रभाव जमा चुकी है। ये टाउन वाले ना कितने बेवकूफ है। चुड़ैल होती है क्या? अगर होती है तो आज की रात मैं भी देखूंगा कि वो होती कैसी है। तेरा क्या मानना है चार्ल्स? सीवर के ब्रिज के पास रात में एक खूबसूरत लड़की मुझसे मिलती है। सच? हाँ यार सच। और ये कहकर चार्ल्स घर चला गया। मगर मैक्स की कामुकता उसे सीवर पर जाने के लिए मजबूर करने लगी। अब रात अपना जलवा बिखेरने लगी थी। मैक्स सर्किल सीवर की तरफ बढ़ चला। रास्ते में एक काले रंग का भयानक पक्षी पंख फैलाए एक अजीब आवाज भरता अचानक से उसके ऊपर से गुजरा। मैक्स को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों में मन भर लोहे की वजनी वस्तु को पहना दिया हो और उसके पैर बढ़ ही नहीं रहे हो। अभी वो इस बात को सोच ही रहा था कि सामने से एक आवाज आई। वहां सफेद लिबास में एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। उसने मैक्स की ओर देखकर कहा, तो तू उसकी बातों में आकर अपनी मौत के मुंह में आ गया। शायद तुझे पता नहीं था कि हमारे भी उसूल होते हैं। हम जब तक अपने जख्मी शिकार को सदा के लिए सुला नहीं लेते तब तक दूसरे शिकार पर हाथ नहीं फेरते। अचानक वो युवती पीछे की तरफ देखकर एक भयानक तरीके से चीखी। उस चीख ने मैक्स का जैसे कलेजा चीर कर रख दिया। वो अचानक पीछे को मुड़ी। हवा तेज चलने लगी। गीदड़ों की आवाजें उस खामोशी को चीरने लगी। युवती के बाल उसके हिप तक लहरा रहे थे और मैक्स उसका ये अंदाज देखकर आकर्षित हुए बगैर नहीं रह सका। वो आगे बढ़ा, करीब पहुंचा और जो ही उसने अपनी बाहों में युवती को लेना चाहा, युवती उसकी तरफ घूम गई और मैक्स के मुंह से भयानक चीख निकल गई। बड़ा डरावना दृश्य था वो। युवती के चेहरे पर बहते हुए फोड़े ही फोड़े उगाए थे। उसके मुंह के लंबे चमकते दांत बाहर को निकल पड़े थे। मैक्स चीखते हुए बदहवास ब्रिज से टाउन की तरफ भागा, मगर कहां तक?
उस डरावनी बिच ने एक बड़े आकार का चमगादड़ नुमा पक्षी का रूप ले लिया और मैक्स के पीछे झपट पड़ी। मैक्स ब्रिज पार करने ही वाला था कि पक्षी का रूप धारण किए हुए बिच ने अपने पंखों से मैक्स को जोरदार धक्का दिया और मैक्स तेज बहते सीवर की गहराई में चला गया। आकाश में उस पक्षी के 3 स्वर सुनाई दिए, चिंच चिंच चिंच। शायद ये उसकी विजय का प्रतीक था। पूरे टाउन में लोगों की भीड़ लगी थी। मैक्स का शरीर पानी में तैर रहा था। सारा टाउन शोक के आलम में था। मैक्स के मरने के बाद चार्ल्स के पिता हंट की परेशानी बढ़ गई थी। वो चार्ल्स को उस बिच से बचाने की कवायद शुरू कर देता है। वो इसी सिलसिले में चर्च के फादर फेडरिक के पास गया था। फादर चर्च के अंदर प्रे करने में व्यस्त थे। हे गॉड, इस शैतानी बीच से तू हमारी हिफाजत कर। तभी फादर की नजर हंट पर गई, जो फादर को ही देख रहा था। तुम यहाँ कैसे? फादर फेडरिक, प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरा वो इकलौता सहारा है। प्लीज फादर। बचाया उससे जाया जाता है जो जिंदा हो। माय सन, जो पहले से ही मर चुका हो उसे कैसे बचा सकता हूँ मैं? ये आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा चार्ल्स अभी जिंदा है। हंट की बात सुनकर फादर चिल्लाकर बोले, नहीं, तुम्हारा बेटा तो उसी वक्त मर चुका था जिस वक्त वो उस बीच के साथ संबंध बना रहा था। लेकिन फादर, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो अपने घर पर ही आता जाता रहता है। अगर वो मर चुका होता तो ऐसे कैसे संभव हो पाता? मेरी बात का यकीन मानो माय सन, तुम्हारा बेटा मर चुका है। वह बीच उसे उसी अपनी दुनिया में ले गई है। तुम्हारे बेटे ने ही अपने दोस्त मैक्स की जान ली है और अब वो दोनों पता नहीं कितने लोगों की जान लेंगे। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आता तो चलो मेरे साथ। तुम स्वयं अपनी आंखों से क्यों नहीं देख लेते? और इधर चार्ल्स और युवती दोनों मिलकर हंस रहे थे और चार्ल्स के चेहरे पर शैतानियत झलक रही थी। सच बताओ चार्ल्स, क्या तुम पर अभी तक किसी को शक नहीं हुआ कि तुम मेरी तरह मर चुके हो? नहीं, अभी तक किसी को नहीं। जिस तरह तुम मैक्स को यहाँ पर लेकर आए थे, अब तुम्हें हर रोज एक नए इंसान को यहाँ लेकर आना है। इंसानों का खून मुझे ताकत देता है और अब तुम्हें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तब वहाँ फादर फेडरिक और हंट एक साथ पहुंच गए। हंट ने अपनी आंखों से अपने बेटे चार्ल्स का चेहरा देख लिया था, जो कि इस वक्त किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। और फादर ने चीख कर कहा, दूर हट जा ब्लडी बीच, दुष्ट! इस गंदे सीवर में रहने वाली शैतानी बीच, हम तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होने देंगे। फादर की ये बात सुनकर वो युवती और चार्ल्स दोनों हंसने लगे। तभी फादर मुंह से कुछ पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे वो युवती और चार्ल्स एक भयानक रूप इख्तियार करने लगे। उस युवती ने खौफनाक खूनी चुड़ैल का रूप धर लिया और चार्ल्स भी एक दरिंदे की शक्ल में आ गया था। उसने फादर को एक जोरदार धक्का दे दिया। फादर उसके प्रतिघात से आहत बेहोश हो गए। चुड़ैल सीधे चार्ल्स के पापा के पास पहुंची। तू हम दोनों को मारना चाहता है ना? आज मैं तेरी जिंदगी छीन लेती हूँ। तभी अचानक फादर को होश आ गया और उन्होंने अपनी जेब से चर्च का होली वाटर निकाला और कहा, हंट, ये होली वाटर दोनों के ऊपर जल्दी फेंको, वरना ये सबको मारकर अपनी दुनिया में शामिल कर लेंगे। हंट ने फादर के हाथ से होली वाटर लेकर तुरंत दोनों के ऊपर फेंक दिया। होली वाटर गिरते ही अचानक उस युवती यानी बिच का और चार्ल्स का जिस्म जल उठा। उन दोनों के मुंह से एक अजीब चीख निकली और देखते ही देखते वो दोनों सीवर के पानी में समा गए। वैलेंटाइन वाली रात कहानी है कोकमपुरा शहर की। सैम नाम का काफी जवान और हैंडसम लड़का ट्रेन से अपनी मौसी के शहर कोकमपुरा आ रहा था। ट्रेन स्टेशन पर रुकते ही मौसी ने सैम को अपने सीने से लगा लिया। पहली बार मेरे शहर आया है, अब मैं तुझे कहीं जाने नहीं दूंगी। चिंता मत करो मौसी, पूरा फरवरी यहीं एंजॉय करूंगा। वैलेंटाइन डे का महीना है, तुम्हारे शहर से किसी न किसी लड़की को जरूर पटा ले जाऊंगा। सैम की बात सुनकर मौसी एकदम से कांप गई। कोकमपुरा में वैलेंटाइन नहीं मनाया जाता सैम। लेकिन सैम का ध्यान कहीं और ही था। अचानक उसका सिर चकराने लगा। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ बेटा? लगता है ये जगह, ये शहर मैंने पहले भी देखा है। नजरों को पता नहीं क्या क्या नजर आ रहा है। सिर दर्द से फटा जा रहा है। सैम की बात सुनकर मौसी हंसने लगी। अरे पागल,
जिंदगी में पहली बार आया है तू यहाँ। रात भर सफर किया है, उसी का नतीजा है ये। फिर सैम मौसी के साथ मौसी के घर की तरफ निकल पड़ा। दूसरे दिन शाम के वक्त सैम ने मौसी के गैराज में एक बाइक देखी और मौसी को आवाज लगाई। मौसी, मौसी वहां आई तो सैम ने पूछा, ये बाइक आशीष भैया की है ना? सैम की बात सुनकर मौसी इमोशनल होकर बोली, हाँ, ये आशीष की ही बाइक है। मेरा आशीष बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता था, भगवान ने उसे मुझसे छीन लिया। मौसी रोने लगी और सैम भी भावुक हो गया। आशीष की बाइक लेकर सैम घूमते घूमते रोजी गार्डन पहुंचा। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस गार्डन से मेरा कोई पुराना रिश्ता है। मुझे गार्डन में जाकर देखना चाहिए। सैम एंट्री गेट पर पहुंचा, लेकिन वॉचमैन ने उसे रोक लिया। नया है क्या? पता है ना, वैलेंटाइन खत्म होने तक रोजी गार्डन नहीं खुलता। सैम ने वॉचमैन से काफी बहस की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सैम वापस बाइक के पास आया और अचानक उसने देखा बाइक में किसी ने गुलाब फंसा रखा था। गुलाब देखकर सैम खुश हो गया। चलो, यहाँ आकर कुछ तो अच्छा हुआ। रात भर सैम गुलाब को सूंघते हुए सोचता रहा कि गुलाब आखिर किसने फंसाया होगा। तभी गुलाब में उसे एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, सैम, कल शाम रोजी गार्डन में मिलो। दूसरे दिन सैम रोजी गार्डन पहुंचा, लेकिन वॉचमैन को देखकर आगे बढ़ने की उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। पता नहीं इस शहर को वैलेंटाइन से क्या एलर्जी है। तभी अचानक उसका हाथ पीछे से किसी ने खींचा और उसने देखा एक लड़की उसे खींचती हुई बगल वाले रास्ते से अंदर गार्डन में ले जा रही है। गार्डन आकर दोनों रुक गए। चैन की सांस लेने के बाद सैम ने देखा लड़की काफी खूबसूरत और मॉडर्न थी। ओह, तो तुम हो जिसने बाइक में गुलाब और गुलाब में लेटर छोड़ा था? मैं हूँ शर्वरी, तुम्हारी मौसी के बगल वाले बंगले में रहती हूँ। परसों तुम्हें आते देखा और देखते ही तुम पर फिदा हो गई। तुम्हें बताना चाहती हूँ यार, कितने हैंडसम हो तुम, सच्ची। ऐसा कहकर शर्वरी ने सैम को प्रपोज किया और इस प्रकार दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई। वैलेंटाइन की हर शाम दोनों चोरी छिपे रोजी गार्डन में मिलने लगे। किस डे की शाम थी। काफी देर बातें करने के बाद शर्वरी ने सैम को अचानक से किस किया और कहा, कल वैलेंटाइंस डे है, कल हम हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। कल रात देर से आना और आशीष की कोई भी शर्ट पहनकर आना, समझे? शर्वरी के चूमने से सैम अपना आपा खो बैठा था। आधी रात गुजर चुकी थी। सैम आशीष के कमरे में उसकी शर्ट ढूंढ रहा था। मौसी वहां आई और उसने सैम को देख लिया। जरूर कुछ गड़बड़ है। घूमने के बहाने देर रात घर आता है और अब ये, मुझे इसे बाहर जाने से रोकना होगा। सैम, सैम, क्या कर रहे हो? निकलो यहाँ से। सैम ने मौसी की तरफ देखा। उसका रवैया बदल चुका था। वो एकदम खूंखार बन गया था। हट जाओ माँ, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। सैम ने मौसी को धक्का दिया और मौसी एक दीवार से टकराकर बेहोश हो गिरी। आशीष का एक शर्ट सैम ने ले लिया और दरवाजा बंद करके मौसी को कमरे में कैद कर लिया। वैलेंटाइन की रात थी। सैम आशीष का शर्ट पहनकर गार्डन में शर्वरी के साथ बैठा था। वो अब पूरी तरह नॉर्मल था। ये बताओ, तुमने आशीष भैया की शर्ट क्यों लाने को कहा? क्योंकि मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाने आई हूँ आशीष। शर्वरी अचानक से भयानक भूतनी बन गई। सैम काफी डर गया था। भूत! डरो मत आशीष, मैं शर्वरी, तुम्हारी प्रेमिका। याद करो 20 साल पहले वाली वैलेंटाइन की रात। हम दोनों यहाँ अकेले बैठे थे। तभी संस्कृति रक्षक बने कुछ गुंडे आए और हम दोनों को मार दिया। तुमने तो सैम बनकर दूसरा जन्म ले लिया, लेकिन मैं बस तुम्हारा इंतजार करती रही। बस तुम्हारा इंतजार करती रही। ये क्या कर रही हो तुम? कौन हो तुम? शर्वरी के भूत ने सैम के दोनों हाथ पकड़ लिए
और उसके माथे पर किस किया। अचानक सैम शांत हो गया। फिर सरवरी ने सैम को गले लगा लिया और अपने नाखूनों से उसका गला चीरकर उसे मार दिया। इस प्रकार शर्वरी ने दूसरा जन्म लेने वाले अपने वैलेंटाइन को मारकर वैलेंटाइन की रात ही हमेशा हमेशा के लिए उसे अपनी दुनिया में बुला लिया। भूतिया क्लासमेट। कहानी है पूना की। आयुष पूना के डी.के. पाटिल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। उसका 12वीं तक का पूरा एजुकेशन भी डी.के. पाटिल कॉलेज से ही हुआ था। आयुष IAS बनना चाहता था और कॉलेज की लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ता था। एक दिन आयुष ने लाइब्रेरियन से पूछा, टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ है? मुझे मिल नहीं रहा। शायद कोई लेके गया है। आयुष चौंक गया क्योंकि उसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने वाला कॉलेज में कोई दूसरा नहीं था। आयुष दूसरा न्यूज़पेपर उठाकर अपनी जगह बैठ गया। तभी उसका ध्यान गया कि उसके साइड में बैठा एक लड़का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था। आयुष ने लड़के से पूछा, IAS की तैयारी कर रहे हो? हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? मेहुल, फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। अरे फिर तो हम क्लासमेट्स हैं। पहले कभी देखा नहीं तुम्हें। 12वीं तक कहाँ थे? इसी कॉलेज में था। मैंने देखा है तुम्हें। क्या बात कर रहे हो यार, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। इस प्रकार दोनों बातें करते गए और जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। फिर दोनों रोज दिन रात एक साथ लाइब्रेरी में पढ़ने लगे। एक दिन आयुष कॉलेज कैंटीन में अपने दोस्त नेहा और वरुण के साथ था। क्या लाइब्रेरी में दिन रात पढ़ाई करते हो? अकेले बोर नहीं होते? मैं अकेला थोड़ी रहता हूँ, मेहुल भी तो रहता है। कौन मेहुल? अरे वो जो मेरे बगल में बैठता है, अपना क्लासमेट है, मेरे साथ हर लेक्चर अटेंड करता है। मैंने तो तुम्हारे साथ कभी किसी मेहुल को नहीं देखा। क्या कह रही हो? रुको, मैं अभी उसे यहाँ बुलाता हूँ। आयुष ने मेहुल को कॉल लगाया तो मेहुल का मोबाइल स्विच ऑफ था। आयुष परेशान हो गया तो नेहा बोली, ठीक है बाबा, होगा कोई मेहुल। वैसे भी मेरा ध्यान मेहुल पर नहीं वरुण पर रहता है। ऐसा कहकर नेहा वरुण से लिपट गई और आयुष भी फ्री हो गया। एक रात आयुष और मेहुल लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। रात बहुत हो चुकी थी। लाइब्रेरियन को नींद आ गई और उसने आयुष से कहा, भाई आयुष, अब लाइब्रेरी तुम ही संभालो, मैं चला। तुम्हारा हो जाए तो नीचे चपरासी को ताला लगाने को बोल देना। लाइब्रेरियन चला गया और आयुष मेहुल के साथ फिर से किताब में खो गया। पढ़ते पढ़ते अचानक आयुष का ध्यान मेहुल की किताब पर पड़ा तो वो चौंक गया क्योंकि वो किताब बिल्कुल कोरी थी। आयुष ने मेहुल की किताब छीन ली और उसके पन्ने पलटे तो किताब में एक भी अक्षर नहीं था। किताब पूरी कोरी है और तुम 2 महीनों से यही किताब पकड़े बैठे हो। चक्कर क्या है भाई? ऐसा कहकर आयुष ने अपने बगल में देखा तो मेहुल वहां था ही नहीं। ये देखकर आयुष काफी डर गया। मेहुल कहाँ गायब हो गया? नेहा भी कह रही थी उसने मेहुल को कभी देखा नहीं। लाइब्रेरियन भी लाइब्रेरी की जिम्मेदारी मुझे दे गया। वो मेहुल को भी तो दे सकता था। क्या इन लोगों ने मेहुल को कभी देखा ही नहीं? क्या मेहुल सच में नहीं है? ये किताब, ये मेहुल का गायब होना, ये सब क्या है? अचानक लाइब्रेरी की सारी लाइट चली गई और आयुष और ज्यादा डर गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और लाइट का वेट करने लगा। अचानक लाइट आ गई। आयुष खुश हो गया। उसने आंखें खोली, लेकिन जब उसने बगल में देखा तो उसका दिल दहल गया। उसके बगल में मेहुल का डरावना भूत बैठा था। मेहुल, ये सब क्या है? मेहुल नहीं, मेहुल का भूत। और यह जो तू देख रहा है इसके जिम्मेदार और कोई नहीं, बस तू है। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। याद कर वह 1 साल पहले की HSC एग्जाम जिसमें तुमने एक लड़के को चीटिंग करते पकड़ा था। ये सुनकर आयुष 1 साल पीछे गया तो उसे बायोलॉजी का एग्जाम याद आया। सर, ये चीटिंग कर रहा है। ए, चल खड़ा हो जा। सॉरी सर, एक्सट्रीमली सॉरी सर। 2 मिनट के अंदर निकल जा यहाँ से, नहीं तो HS से एग्जाम से रश टिकट हो जाएगा। जानता है
एग्जाम हॉल से बाहर आते ही मैंने क्या किया तू कैसे जानेगा? तू तो एग्जाम में बिजी था। मैं बिल्डिंग से नीचे कूदकर मर गया और अब तुम्हें मारने आया हूँ। देखो मेहुल, माना कि गलती मेरी है, पर तू भी तो गलत था ना। चीटिंग कर रहा था, चीटिंग गलत है। नहीं, अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो गलत है। ये सुनकर आयुष डर गया। क्या करने वाला है तू? मेहुल ने आयुष का गला पकड़ लिया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। आयुष लाइब्रेरी के 5वें मंजिल से जमीन पर गिरते ही मर गया और मेहुल लाइब्रेरी की खिड़की से उसकी लाश को मुस्कुराते हुए देखता रहा।